हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं जल्द ही आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी, इंग्लिश की साइकोलॉजी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। देन आज मैं आप लोगों से चैप्टर फर्स्ट है जो आपकी इंग्लिश की साइकोलॉजी है, उसके अंदर जो चैप्टर फर्स्ट है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि बजट में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी को भी अनाउंसमेंट उसका किया है। देन हमें वो कब आती हैं, कितना टाइम उसमें लगता है, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन पहले ही रखनी है। तो हम 1 बाय 1 चैप्टर रीड करेंगे, उसके अंदर जितनी डेफिनेशन बनती हैं वो हम उनको पढ़ेंगे और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे साइकोलॉजी से रिलेटिव। तो ये टर्म कहाँ से निकली, ये साइकोलॉजी वाली जो लिटरेरी मीन्स है, इसमें ये मीन्स आपको ध्यान में रखना है। इसका मीन्स है साइंस ऑफ द सोल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म अप्लाई की गई, साइंस ऑफ द सोल, ध्यान में रखें इसको। देन इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने क्या कहा है, अरिस्टोटल को इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द साइकोलॉजी। जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ वैसे वैसे आपको अपने नोट्स बनाने हैं, बाकी मटेरियल आपको नहीं लिखना है। देन उसके बाद इसकी जो बुक थी वो डी एनिमा थी और इसके अंदर देखो ये बुक्स वगैरह हैं, ये भी मैं एंडिंग में एक साथ आपको नोट्स बनवाऊंगी, ठीक है। और जो जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से बनती हैं, एक बार आप इतना ध्यान रखिए, एक बार अपने नोट्स से बनाते हुए चलिए, फिर हम एक साथ मैं आपको राइट करवा दूंगी। तो इसमें आपको सिर्फ ये 2 ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वैसे ही आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। देखो बुक से को पढ़ना, आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम भी बुक से पढ़ा रही है हम भी पढ़ लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कम से कम इसको 5 से 6 बार रीड किया है और काफी डीपली रीड किया है। 5 से 6 बार, तो अगर आप 5 से 6 बार तो आप ये मान लो कि रीड करोगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा ये क्या पढ़ रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो मैंने इसे काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए हैं, इसको डीपली रीड किया है, इसकी हर एक छोटी छोटी वर्ड्स को मैंने ध्यान में रखा। उसके बाद मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि क्या कहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप होता है, कैसे बन के आता है, और एक्स्ट्रा मटेरियल हमें नहीं लेना है, ठीक है। काफ़ी उलझन भरा ये सिस्टम है, इसलिए आपको जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही चलना है। देन आगे हम चलते हैं साइकोलॉजी। अब आपको एक ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि साइकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। जो साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक स्टडी जिसके अंदर माइंड और बिहेवियर की स्टडी होती है। उसके बाद इसके जो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें क्या ऐड किया गया, एक्सपीरियंस और बिहेवियर। एक्सपीरियंस और बिहेवियर आपको ध्यान में होगा, ये स्किनर ने दिया था। आगे हम देखेंगे, बस ये क्या है, इसकी स्टेप बाय स्टेप इसमें धीरे धीरे कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ तो ये बताया गया है। पहले इसके अंदर माइंड और बिहेवियर की स्टडी हुई, फिर एक्सपीरियंस और बिहेवियर की स्टडी हुई। उसके बाद इसमें क्या ऐड किया गया, उसके बाद इसमें ऐड किया गया कॉन्शियस, अनकॉन्शियस फिनोमिना एंड फीलिंग्स एंड थॉट्स। मैंने इनको डार्क कर रखे हैं, आप इनको फिर धीरे धीरे इसके अंदर ये ऐड हुए, ये ध्यान में रखिए आप। फिर जैसे मतलब जो इसकी एक बहुत ही अहम एक जो इसकी डेफिनेशन निकल के आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, तो वो आपको ध्यान में रखनी है कि द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ये डेफिनेशन दी है वॉटसन ने, और ये आपको पता है 1913 की ये बात है। तो उसने जिसमें से डिफाइन किया है, तो ये आपको इतना भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें ये पूछेगा फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, और अगर आपको डेफिनेशन देता है तो उसके अंदर आप तो 2 वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो क्वांटिटेटिव वाला ध्यान में रखना है, एक इन्फॉर्मेशन ऑफ साइकोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो वो बिहेवियर को कंट्रोल करता है, और ये एक बिहेवियरल एक वर्ड है, इसका की वर्ड है। अगर आप इस वर्ड को ध्यान में रख लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक आपको वॉटसन ध्यान में आ जाएगा। तो ये आपको जिसकी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो आता है वो है 1892 विलियम जेम्स। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसने पहले दिया है, लेकिन शुरुआत जो स्टार्टिंग थी वो कहाँ से हुई थी? विलियम जेम्स से हुई थी। 1892 की बात है और उसने डिफाइन किया था साइकोलॉजी को। किस तरह से डिफाइन किया था? उसने कहा था कि साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। विलियम जेम्स ने कहा था साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस मीन्स, जैसे मेंटल हम किससे कनेक्ट करते हैं? माइंड से करते हैं, ध्यान में रखें। तो उसने क्या कहा था
कि जो साइकोलॉजी है वो एक साइंस का पार्ट है, और ये जो कंटिन्यूटी में जो काम चलता रहता है वो कहाँ से आता है, हमारे माइंड से आता है। मतलब ये उपज कहाँ से होती है, हमारे माइंड से होती है। तो उसने क्या कहा, इसको साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस कहा है। देन इसके बाद जो धीरे धीरे ग्रेजुअली जिसका डेवलपमेंट होता है वो होता है स्ट्रक्चरलिज्म का। ठीक है, ध्यान में रखें, स्ट्रक्चरलिज्म को डेवलप करने वाला कौन था, इसकी जो डेफिनेशन दी थी, तो इस शब्द को, इस वर्ड को जो सबसे पहले लेके आया था वो कौन था, विलियम वुंट थे। ठीक है, तो ये ध्यान में इनको आपस में कनेक्ट करके रखना है आपको, जैसे मैंने इनको आपस में किया है कि स्ट्रक्चरलिज्म का वर्ड किसने दिया था, विलियम वुंट ने दिया था। देन जो विलियम एमसी डगेल थे, तो डगेल क्या बोलते हैं, वो और इसके साथ में एक और थे, वो थे पिल्सबरी। ठीक है, तो पिल्सबरी इन दोनों ने एक वर्ड यूज में लिया था, वो लिया था साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, साइंस ऑफ बिहेवियर, आप इसको ध्यान में रखिए, साइंस ऑफ बिहेवियर इन दोनों का है। देन इसके साथ अगर हम एक्सपीरियंस और ऐड कर दें, ध्यान में रखें, आपने पढ़ा होगा कि साइंस ऑफ बिहेवियर तो स्किनर का है, लेकिन अगर इसके साथ ही हम एक्सपीरियंस और ऐड कर दे तब ये स्किनर का बन जाता है। ध्यान रखें, इसमें ये काफी उलझन वाली चीज है, इसलिए फंसाने वाली चीज है। छोटी सी कीवर्ड को हम वहां से हटे नहीं कि हमारे जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो जैसे ये वर्ड आता है, ये विलियम एमसी डगेल का है, और जो पिल्सबरी है इसका है। देन इसके साथ अगर हम एक्सपीरियंस को ऐड कर दें तो ये स्किनर का है, और वॉटसन का मैंने अभी बता ही दिया है, साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, इन दोनों को आप ध्यान में रखें। तो ये तो बिहेवियर वाला तो हमें वॉटसन का जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखें कि इन्होंने ये जो डेफिनेशन से रिलेटिव दी थी वो कब की बात है, ये 1911 की बात है। देन एक बात, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वो है क्रो एंड क्रो, इसको भी आप ध्यान में रखें, पूछ लेते हैं, कुछ पता नहीं है, पता नहीं कहाँ से निकाल लेते हैं। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, इसने साइकोलॉजिकल स्टडी से रिलेटिव कहा था कि ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। मैंने इसको कैसे याद किया मैं बता देती हूँ, हंसना नहीं है, कि क्रो एंड क्रो मीन्स जैसे ह्यूमन यानी मानव जैसे कोई रिलेशनशिप में होता है उसका बिहेव होता है क्रो यानी काउ काउ करने, यानी कि वो कोए की तरह काउ काउ करने लग जाते हैं। तो अब मानव का बिहेव क्रो एंड क्रो। ठीक है, तो मानव का बिहेव कैसा हो जाता है, काउ काउ की तरह, क्रो क्रो। ये मेरा एक लर्निंग तरीका है, तो आपको जैसे अच्छा लगे आप करें। ठीक है, मैंने हर एक चीज को किसी से रिलेट करके उसको याद किया है, क्योंकि इसमें फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जब तक आप उसको रिलेट नहीं करेंगे आप भी उसमें कंफ्यूजन आपको बिल्कुल रहेगी। उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है कुर्त कफ। देखो इसमें बहुत सारे आपको राइटर्स मिलेंगे, उनकी बुक्स मिलेंगी, उन्होंने किसके लिए क्या कहा है, क्यों कहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत सारे हैं, आप उलझ जाओगे। तो जैसे जैसे आपको मैं समझाते जा रही हूँ उनको आपस में आप रिविजन करते रहें और उनको कोरिलेट करते रहें। देन इसमें देखो लिविंग क्रिएचर, कुर्त कोफका का आपको पता है, हमने इसको वर्धमान कोफका वो आपने देखा होगा उसके अंदर। तो इसके अंदर आप तो दो वर्ड आपको ध्यान में रखने, वो हैं लिविंग क्रिएचर्स और आउटर वर्ड। ठीक है, यानी कि लिविंग जो क्रिएचर्स होते हैं, यानी कि जो जीव जंतु होते हैं, क्रिएचर्स प्राणी होते हैं, वो बाहरी वर्ड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये दो वर्ड आपको इसमें रिलेट करना है। फिर उर्वर्थ की आपको एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंट, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये दो वर्ड है इसके अंदर, ये आपको इनसे कोरिलेट करना है। तो उडवर्थ आपको ये पता है, उड यानी कि जंगल होता है, जंगल से रिलेटिव मीन्स एनवायरमेंट, ध्यान में रखें। तो ये चीज आपको आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपके लिए यूजफुल है तो आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी इससे थोड़ा इंक्रीज होने की जो हिम्मत मिलती है उससे हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो हमारा स्टेप आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी की डेवलपमेंट, वो डेवलप कैसे कैसे किन किन स्टेप वाइज हुआ वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसमें जो डेवलपमेंट आया हुआ था वो था साइंस ऑफ सोल में, और उस समय कौन कौन से थे तो साइकोलॉजिस्ट।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये प्लेटो, या आपको ये तो प्लेटो अरिस्टोटल का नाम सुनते तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि स्टार्टिंग भी इनसे ही होती है, यानी कि बहुत पहले की ये हैं। ठीक है, तो इनके अंदर अगर ये वर्ड भी आपको ध्यान में न रहे तो ये 2 वर्ड तो आपको प्लेटो अरिस्टोटल तो आपको ध्यान में रखने ही रखनी है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, सेकंड स्टेप में इसका जो डेवलपमेंट होता है वो माइंड पे आ जाता है। पहले सोल पे होता है, सोल के बाद आ जाता है ये माइंड पे। और माइंड का हमने पीछे देखा है, माइंड में जेम्स है, विलियम जेम्स से रिलेटेड है, ये हमने पीछे भी देखा है अभी। उसके बाद है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अब साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को जो मान्यता देने वाले थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, वो आप इन वर्ड को, ये इन साइकोलॉजिस्ट को आप ध्यान में रखें। जेम्स हैं और टीचनर है, उंट है, जेम्स सली है, तो इनको आप ध्यान में रखें। उसके बाद साइंस ऑफ बिहेवियर है, साइंस ऑफ बिहेवियर में विलियम डगेल है, और जो पीछे आए थे वो पिल्सबरी हैं, एंड जो वॉटसन है, ये सब क्या है साइंस ऑफ बिहेवियर के पक्ष में थे। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि स्टेप बाय स्टेप इसने अपना कदम रखा, माइंड पे रखा, कॉन्शियस पे रखा, परचेज पे रखा, बिहेवियर पे रखा। इस तरह से इसने अपना एक 1 बाय 1 आगे बढ़ते गए हैं। तो जो मेन साइकोलॉजिस्ट जो देखो इसमें बिहेवियर में आते हैं, इसमें जेम वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलक, डगेल, वुडवर्थ, पिल्सबरी और गुथ्री, टॉलमैन, क्लार्क, हल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके लिए एक अलग से चैप्टर भी है, तो हम आगे वो पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि मेन टाइप ऑफ साइकोलॉजी, की साइकोलॉजी के मेन टाइप कौन कौन से होते हैं। तो उसमें लर्निंग बिहेवियर आ गया है, बिहेवियर साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, और साइको डायनेमिक साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक है, एलिमेंट्री है, बायोलॉजिकल है, एबनॉर्मल है, क्लिनिकल है, कॉग्निटिव है, डेवलपमेंट है। ये सारे के सारे हैं, ये साइकोलॉजी के टाइप माने जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही कुछ डेफिनेशन और बच गई हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी माना गया है, इसके रूप में उसे जाना जाता है। इतना आप ध्यान में रखें कि थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने इसको अच्छे से डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था। उसके बाद पील आती हैं, पील को आप कैसे ध्यान में रखोगे, साइंस ऑफ एजुकेशन, साइंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फिर देन है स्किनर, स्किनर को मैंने आपको पहले बताया था बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्योंकि स्किनर है वो ह्यूमन से रिलेटिव ज़्यादा इन्होंने अपने जो थॉट्स थे, एक्सपीरियंस थे, जो व्यूज़ थे उसने ज़्यादा बताए थे। तो आप इनको कैसे कोरिलेट करेंगे, तो जैसे आप मान लो ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव। अब मानव के क्या होता है, मानव का बिहेव है, तो स्किन के अकॉर्डिंग उनका चेंज होता रहता है। जैसे कई काले इंसान होते हैं तो उनकी थॉट चेंज हो जाती है, कई गोरे इंसान होते हैं उनकी थॉट चेंज हो जाती है, यानी कि जैसे जैसे उनके सामने इंसान होते हैं उनकी स्किन को देख के उनकी थॉट चेंज हो जाती हैं। तो आप इनको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप ये है इसमें, जैसे टीचिंग एंड लर्निंग, तो टीचिंग और लर्निंग का भी किसने दिया है, स्किनर ने दिया है, टीचिंग एंड लर्निंग। इसको ध्यान में रखना है आपको। एक पीछे आया था हमारा, तो उसमें एक्सपीरियंस ऐड करते ही स्किनर का बन जाता है। इस तरह से कोलसेनिक की आई हुई डेफिनेशन है ये। और जैसे इसमें हम कैसे अब इसको कोरिलेट कैसे मैंने कैसे किया था वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कोलसेनिक में, यानी सैनिक, सैनिक किस में होते हैं, आर्मी में होते हैं। और आर्मी के अंदर तो उनको जो दिया, उनको जो जैसे उनको प्रिपेयर किया जाता, जैसे तैयार किया जाता, फील्ड में तैयार किया जाता उनको, यानी कि उनको जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो जो फील्ड में दी जाती है, जैसे उनको आर्मी में किस तरह से उनको सैनिक बनाया जाता। तो इस तरह से मैंने इनको कोरिलेटिव करके इनको आपस में रखा था, और ये मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, और ये वास्तव में ये ट्रिक काम आती है। और क्रो एंड क्रो का एक पीछे था, वो मैंने आपको बता दिया है, यानी काम करने वाली जो हैबिट होती है मानव की। और उसके बाद जो बर्थ टू ओल्ड, और ये काम की जो आदत होती है ना, एक बार इंसान में आ जाती है ना, तो वो जन्म से लेकर और ओल्ड एज तक चलती रहती है। तो आप इसको कोरिलेटिव कर सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, बाकी मुझे इतने अच्छी मतलब जो बाकी जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया, और बाकी मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, और ये कभी आई हुई भी नहीं है। और एक और है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट है वुडवर्थ की, कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ मेंटल लाइफ, ये पीछे आया है। उसके बाद इसने इसको और इम्प्रूवमेंट किया है। इसमें इसने, ये तो हमने देखा था, ठीक है, तो इसमें इसने डेफिनेशन क्या दी कि साइकोलॉजी फर्स्ट क्या करती है, लॉस्ट इट्स सोल को खोती है,
फिर माइंड को वो लॉस्ट करती है, देन उसके बाद कॉन्शियसनेस उसका जाता है। और अब जो प्रेजेंट टाइम में जो है इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ काइंड, वो कौन सा काम कर रहा है, बिहेवियर ऑफ काइंड काम में कर रहा है। ये जो डेफिनेशन किसने दी है, ये वुडवर्थ ने दी है, और काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें आप, ठीक है। तो ये आज के जो काफी फर्स्ट चैप्टर के जो डेफिनेशन वगैरह थी, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, वो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट जो इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। आप और इसका थोड़ा सा आप अगर आपके पास कुछ है तो आप इसको जरूर रीड करें, और बाकी आगे मैं इसको वैसे ही रिलेट करके मैं आपको बताऊंगी। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइज, बाय बाय।